Hey guys, hi. So we are going to talk about mutations, ठीक है। अब म्यूटेशंस होते क्या हैं? म्यूटेशन को समझने के पहले हमें एक एस्पेक्ट है नेक्स्ट चैप्टर का, वो समझना पड़ेगा। वो एस्पेक्ट क्या है? सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा कोई नई चीज़ नहीं है बेटा, ठीक है। आप इसको पहले भी समझ चुके हो इन द चैप्टर सेल। एक ब्रीफ आइडिया है आपको, राइट। और ब्रीफ आइडिया इस चैप्टर के शुरू होने के पहले भी मैंने दिया था। एक सेकेंड। वो ब्रीफ आइडिया क्या था कि डीएनए काम कैसे करता है। तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? डीएनए रेसिपी है। पालक पनीर को बनाने की विधि, दैट इज द रेसिपी। अब जो असली रेसिपी है वो डीएनए ने डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के लैंग्वेज में लिखी है। आपके स्क्रीन पे आपको जो ऊपर दिख रहा है, दिस इज व्हाट द डीएनए इज, अ स्ट्रिंग ऑफ ATGNC, बेसिकली एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। 4 अल्फाबेट से मिलकर एक रेसिपी लिखी हुई है। ठीक वैसे ही द सेम वे दैट every English book is written with the help of 26 alphabets. 26 letters है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उसी को मिला के एवरी बुक इज रिटन, चाहे वो एज यू लाइक इट बाय शेक्सपियर हो या जेन ऑस्टिन की कोई किताब हो, एनी बुक, ठीक है। बट उस डीएनए को अगर मुझे पढ़ना है तो व्हाट डू? आई ट्रांसक्राइब इट इनटू आरएनए। देखो, ओरिजिनल मैसेज को कुछ नहीं करते, राइट। क्यों? मैंने आपको ये भी एक कहानी बताई थी। मान लो मेरी दादी की कोई मज़ेदार रेसिपी हो, है ना। मेरी दादी को पालक पनीर बनाने का एक मज़ेदार तरीका पता हो और मेरी माँ ने मांग लिया, तो मेरी दादी बोलेगी भाई मुझे नहीं पता, तुमने कुछ गड़बड़ कर दी, तो ऐसा करो मेरी रेसिपी को कॉपी कर लो। तो डीएनए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए को न्यूक्लियस के बाहर नहीं ला सकते, डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर सुरक्षित, सेफ रखना ज़रूरी है। तो अगर डीएनए को मुझे पढ़ना है, रेसिपी को पढ़कर डिश बनानी है, तो सबसे पहले डीएनए की एक वर्किंग कॉपी बनाएंगे, ठीक है। अब मेरी माँ का कंफर्टेबल लैंग्वेज मान लो इंग्लिश है और मेरी दादी का कंफर्टेबल लैंग्वेज राजस्थानी। तो मेरी माँ क्या करेगी, राजस्थानी भाषा को थोड़ा सा कन्वर्ट करके आसान हिंदी में लिख लेंगी, ठीक है। तो डीएनए इज रिटन इनटू आरएनए। डीएनए को पढ़ के हम आरएनए बनाते हैं। डीएनए और आरएनए में कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस हमने ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में किए हुए हैं, और ज़्यादा डिफरेंसेस हम नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में करने वाले हैं। बट बेसिक आइडिया इज, डीएनए को पढ़ा, एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए को पढ़ के आरएनए बनाएगी, ठीक है। अब आरएनए को पढ़ने की विधि शुरू होगी। अब देखो, जब आप इंग्लिश भाषा को पढ़ते हो तो क्या आपके पास एक वर्ड कितना लंबा होगा इसकी कोई लिमिट है क्या? कभी ऐसा होता है कि नाम 3 अक्षरों का ही हो सकता है, 4 अक्षरों का ही हो सकता है, 5 अक्षरों का ही हो सकता है, बहुत बड़े बड़े नाम हो सकते हैं, है ना। बट आरएनए में ये लिमिट है कि आरएनए में एक वर्ड सिर्फ 3 लेटर्स का हो सकता है। बेसिकली बोले तो every unique combination of 3 न्यूक्लियोटाइड, हर यूनिक कॉम्बिनेशन 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन कहलाता है, और इस कोडॉन से एक अमाइनो एसिड को समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो जब मैं CHANGES को इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है? बदलाव। HENCE 5 लेटर्स को इस सीक्वेंस में लिखता हूं, तो इसका मतलब होता है क्योंकि। तो यहां 2 डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि आप 3 अक्षरों का लेटर्स बना रहे हो, पहला फर्क। दूसरा क्या फर्क है कि यहां आप कर क्या रहे हो, आप हर यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर्स के बदले में एक अमाइनो एसिड को घुसा रहे हो। इसी तरीके से अमाइनो एसिड को एंड टू एंड जोड़कर आप एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हो। व्हाट इज अ पॉलीपेप्टाइड? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, दैट्स इट। दिस इज सेंट्रल डॉगमा। डीएनए पढ़ा, आरएनए बनाया, आरएनए पढ़ा, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनाया, ठीक है। अब आते हैं मेरी दादी का डर। मेरी दादी का डर क्या था कि मेरी मम्मी को अगर रेसिपी दे दिया और मम्मी ने रेसिपी को कुछ खराब कर दिया तो
तो दादी ने बोला कि भाई कॉपी कर लो, राइट। सो उसी तरह डीएनए को हम न्यूक्लियस के बाहर नहीं निकालते, रैदर डीएनए को पढ़ के आरएनए, आरएनए को पढ़ के प्रोटीन बनाते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए को बार बार हम डीएनए का इस्तेमाल सिर्फ एक ही काम के लिए होता है कि डीएनए को पढ़ के आरएनए बनाओ। ऐसा क्यों होता है ये समझेंगे, टेंशन मत लेना, ये नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है। बट यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट, हम हमेशा डीएनए को आरएनए में पढ़ते हैं। तो अगर डीएनए में गड़बड़ी हुई तो आरएनए में भी गड़बड़ी होगी, और आरएनए में गड़बड़ी हुई तो हो सकता है कि आपका पॉलीपेप्टाइड भी बदलेगा। ठीक है, तो सेंट्रल डॉगमा कहता है कि डीएनए इज रेड, आरएनए इज मेड, आरएनए इज रेड and a sequence of amino acid is made and this sequence of amino acid is the polypeptide। ठीक है, और यही पॉलीपेप्टाइड या तो खुद कैरेक्टर है या कैरेक्टर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। हीमोग्लोबिन खुद एक कैरेक्टर है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो कैरेक्टर। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण कलर आता है, कलर ऑफ द ब्लड इज ऑल्सो कैरेक्टर। अग्रीड। अब क्या होता है, कभी कभी इन डीएनए में गलतियां हो सकती है। सो व्हाट आर म्यूटेशंस? दे आर सडन चेंजेस इन द डीएनए। डीएनए में लाए अचानक से बदलाव को म्यूटेशंस कहते हो। ठीक है, अब सेंट्रल डॉगमा क्यों हमें कहता था डीएनए गोज टू आरएनए गोज टू प्रोटीन। तो अगर डीएनए में गड़बड़ी तो आरएनए में गड़बड़ी, आरएनए में गड़बड़ी तो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड में गड़बड़ी हो सकती है। कैन नॉट मस्ट। ठीक है, कैन नॉट मस्ट। इसका मैं एक सीधा एग्जांपल देता हूं। दादी की रेसिपी में लिखा होता टाटा का नमक इस्तेमाल करना। अब मम्मी ने टाटा को गलती से एमडीएच लिख दिया, एमडीएच का नमक इस्तेमाल करना। दोनों नमक ही है ना, तो स्वाद में फर्क होगा? नहीं, ब्रांड का फर्क हो गया, बिग डील। तो कुछ उसी तरह, और ये चीजें आप बाद में समझोगे नेक्स्ट चैप्टर में। Just because DNA has changed doesn't mean that the protein should also change, but it can change. Okay? It can change. अब इन्हीं म्यूटेशंस के कारण, इन्हीं बदलावों के कारण आप अलग अलग कैरेक्टर के फॉर्म्स देख सकते हो। ठीक है, सो म्यूटेशन इज सडन चेंज, म्यूटेशन कैन बी कॉज्ड एंड म्यूटेशन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। सबसे पहले म्यूटेशन कॉज जो करता है उसको कहते हैं म्यूटाजेन। अब म्यूटाजेन कुड बी केमिकल, इट कुड बी बायोलॉजिकल, और इट कुड बी फिजिकल। फिजिकल मतलब समथिंग फिजिकल, सम फिजिकल फोर्स और एनर्जी जो डीएनए में बदलाव कर दे, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज कैसे बदलाव करता है पढ़ेंगे बाद में, थायमिडीन डाइमर्स बना देता है। केमिकल्स लाइक प्रोफ्लेविन, कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो डीएनए को गलत पढ़ने में, सेल की बेवकूफी करने में, सेल की मदद करते हैं इन अ वे। ठीक है, so mutations are sudden changes and sudden changes could be caused by mutagens and mutagens could be physical, chemical और biological। ठीक है, बट अगर डीएनए में चेंज हो रहा है, अगर म्यूटेशन हो रहा है, तो म्यूटेशन के 3 कैटेगरीज हो सकते हैं। जीनोमिक म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन। अब ये लगता है दिखने में सेम जैसा, बट सेम नहीं है। ठीक है, अब जीनोमिक म्यूटेशन का मतलब है या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो गया है, और इफ नॉट नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन सेट ऑफ क्रोमोसोम हैज चेंज्ड। ठीक है, या तो पूरा का पूरा सेट ही चेंज हो गया है, या सेट में मेरे पास नंबर ऑफ सेट सेम है, मेरे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, अभी भी 2 है, बट इस एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए वो बदल गया। Okay, so either the number of the chromosomal set or the number of chromosomes in the set, some of it has changed. That is a genomic mutation. Genome बदल गया। Chromosomal aberration क्या मतलब है? क्रोमोसोम का एक सेगमेंट रीअरेंज हो गया है या चेंज हो गया है, जिससे कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए। So chromosomal aberration is a segment of the DNA of the chromosome changes. That is chromosomal aberration.
अब जीन म्यूटेशन का मतलब चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। डीएनए के जो बेसिस थे, जो अक्षर थे, जो अल्फाबेट के लेटर्स थे, ए टी जी एन सी, 4 बेसिक बेसिस से मिलकर आपका डीएनए लिखा हुआ है। उनमें से कोई बेस अगर बदल जाए, है ना, सैम में ए बदल जाए आर हो जाए तो एस आर एम हो जाएगा, है ना। उसी तरह ए ए टी जी सी में सी बदल जाए तो ए ए टी जी जी हो जाएगा। एक सिंगल बेस चेंज हो रहा है तो जीन म्यूटेशन कह दिया। ठीक है, सो म्यूटेशंस कुड बी जीनोमिक, क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशंस। ठीक है, अब जीनोमिक म्यूटेशन फिर से दो तरह के होते हैं, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। क्योंकि हमने जीनोमिक म्यूटेशन को क्या बोला, या तो नंबर ऑफ सेट ही चेंज हो जाए या नंबर ऑफ सेट इंटैक्ट रहे। मेरे पास 2 सेट था, 2 सेट है, बट एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स हैं वो चेंज हो गए। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी, प्लॉइडी मतलब सेट, पॉली ज्यादा ज्यादा, आपके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, यू शुड बी 2n, बट किसी वजह से अभी हम देखेंगे कैसे आपके पास 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ऐसा कुछ हो गया तो हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी हो गया। अब एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी का मतलब द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम, you are carrying still the 2n set of chromosomes, but the set has the number of chromosome in the set वो गलत हो गया। ठीक है, सो द क्रोमोसोम के नंबर में गलती हुआ है। ठीक है, अब कोई भी हो तरह का जीनोमिक म्यूटेशन हो, पॉलीप्लॉइडी हो या एनीप्लॉइडी हो, किसी भी तरह का बात हो, द चेंज अकर्स बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन क्या है, डिसजंक्शन क्या है, फिर पहले पढ़ेंगे नॉन डिसजंक्शन क्या है। डिसजंक्शन का मतलब है, आपको पता है जब मियोसिस हो रहा होता है, सेल डिवीजन हो रहा होता है, मेटाफेज पे, मेटाफेज 1 पे जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर पे आते हैं। ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। अगर ये कंफ्यूज हो रहे हो तो जल्दी से जाके माइटोसिस का रिवीजन देख लो। मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेंटर पे आते हैं और एनाफेज 1 में ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, सो दिस इज लेट अस से 1m, this is 1f, first chromosome from the mother, first chromosome from the father. Why I am showing 2 fingers? Original chromosome, its copy created in the S phase, 1m 1mc. Original chromosome from the father, its copy created in the S phase, 1fc. So 1m 1mc 1f 1fc together they form homologous pair. ये आ गए मेटाफेज पे, मेटाफेज पे इनको सेपरेट कर लिया। क्लियर? अब ये कब हुआ, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम सेंटर पे आए, एनाफेज 1 में सेपरेशन हो गया। एनाफेज 1 में सेपरेशन, मेटाफेज 1 में सेंटर पे आए, एनाफेज 1 में सेपरेशन। अब ये 1m 1mc के पास 2 क्रोमैटिड्स हैं। मेटाफेज 2 पे ये 1m 1mc क्रोमोसोम और उसका डुप्लीकेटेड क्रोमैटिड सेंटर पे आए और एनाफेज 2 पे सेपरेट हो गए। ठीक, इस सेपरेशन को जो एनाफेज 1 और एनाफेज 2 पे हो रहा है, इसी को कहते हो आप डिसजंक्शन। जंक्शन पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, है ना। डिसजंक्शन मीटिंग पॉइंट का टूटना, नॉन डिसजंक्शन फेलियर ऑफ ब्रेकेज ऑफ मीटिंग पॉइंट। बस कंफ्यूज नहीं होना है, जंक्शन मीटिंग पॉइंट, डिसजंक्शन ब्रेकिंग ऑफ मीटिंग पॉइंट, नॉन डिसजंक्शन फेलियर ऑफ ब्रेकेज ऑफ मीटिंग पॉइंट। ठीक है, सो एन्यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी जिसकी भी बात करो इसेंशियली सेम होगा, नॉन डिसजंक्शन नहीं हो पाया। अगर पूरे सेट का नॉन डिसजंक्शन हो गया तो पॉलीप्लॉइडी, पूरे सेट का नहीं हुआ, सिर्फ 1 या 2 क्रोमोसोम का हुआ तो एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, मतलब हम नाम से इसको देखने वाले हैं। ठीक है, सो
क्रिएट नहीं होता है कि पॉलीप्लॉइड, पहले पॉलीप्लॉइड ही पढ़ेंगे होता ही क्यों है। अब क्यों होता है इसका सिंपल जवाब है, नेचर को बस एक चीज से मतलब है। आई ऑलवेज टेल दिस इन माई क्लासेस, नेचर ओनली केयर्स अबाउट वन थिंग, रिप्रोडक्शन, passing of genes, passing of information। नेचर को और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। नेचर केयर्स अबाउट द पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू पास ऑन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइड क्यों बना? देखो बेटा, नेचर में पॉलीप्लॉइड इसलिए बनते हैं क्योंकि कभी कभी पॉलीप्लॉइड बनने की वजह से द अमाउंट, द नेचर, द नंबर ऑफ जीन्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ जीन्स की कॉपी अगर इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। हो सकता है ना कि किसी प्रोडक्ट के इंक्रीज होने की वजह से उस पर्टिकुलर स्पीशीज को कोई फायदा पहुंच जाए, टोटली पॉसिबल, हो सकता है। अब ऐसा जब होता है तो दो चीजें होती हैं। सबसे पहला, चलो ठीक है एडवांटेज आ गया, बट हम समझ सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग हो गए, अब चेंज हो गए, डबल हो गए, तो अगला रिप्रोडक्शन कैसे होगा? The ability to reproduction itself would be lost, of course, but this is only temporary। जब भी पॉलीप्लॉइड्स बनते हैं, of course there is a challenge created for the reproduction, sexual reproduction to happen। sexual reproduction कैसे होगा? बट जब भी ऐसे चैलेंज क्रिएट होते हैं, नेचर अपना खुद का ट्रिक खेलता है। कुछ समय तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होता है और ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ वेरिएशंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी वापस से आ जाती है। तो नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पॉलीप्लॉइड और एटसेट्रा एटसेट्रा। नेचर को बस एक चीज चाहिए, रिप्रोडक्शन चलता रहना चाहिए, एफिशिएंटली चलता रहना चाहिए, फायदे बनते रहने चाहिए, एबिलिटी टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट इंक्रीज होती रहनी चाहिए। जब तक वो चल रहा है तब तक नेचर इज लाइक करते जाओ करते जाओ। ठीक है, और आपको जानबूझ के हैरानी होगी, बट बेसिकली जो ट्रिटिकम एस्टिवम वीट आप खाते हो, इट इज अ पॉलीप्लॉइड, बाद में बना था। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये बहुत ही अतरंगी जैसे प्लांट होंगे, नहीं, कई ऐसे प्लांट्स आपके जीवन में रोज आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब वाया द डायग्राम हम देखने वाले हैं कि ये जो पॉलीप्लॉइडी आई, ये आई कैसे। ठीक है, तो अब देखो यहां तो डायग्राम बना हुआ है बेटा, तो वीडियो को स्लो करते जाओ या और मेरे साथ बनाते जाओ। ठीक है, मेरे पास ये बना हुआ है, मैं ऑलरेडी से डिजिटली बना लिया है, तो आपके लिए बेहतर होगा बनाओ। देखो मैंने बना लिया है इसलिए मुझे समझ में आ चुका है, अगर आप भी बनाओगे तो आपको भी समझ में आएगा, सिंपल एज दैट। अगर आप सिर्फ देखोगे तो एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर, दैट्स द सिंपल वे दैट इट वर्क्स। ठीक, सो अज्यूम करके चलो 2n = 4 है, दो ऑटोजोम है, ऑटोजोम यानी नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम 1m 1f, दो सेक्स क्रोमोसोम है x एंड y, मान लेते हैं ये एक मेल था, सिंपल क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन मान के चलो। सो 1f का मतलब फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, 1m का मतलब फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम मदर। अब एक चीज मैं यहाँ पे शुरुआत में ही क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, वी ऑल sexually reproducing individuals come from a single zygote, we all have come from a single zygote। zygote कहाँ से आया था? sperm and ovum के फ्यूजन से आया था। sperm and ovum ने एक सेट ऑफ जीन्स लेकर आए थे, तो sperm के पास 1m और y होगा, सॉरी 1f और y होगा, ovum के पास 1m और x होगा। ठीक है, बट अब मेरे अंदर 1m 1f x एंड y क्रोमोसोम है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बना हुआ। तो मैं जब अपने क्रोमोसोम को डिनोट कर रहा हूं तो आई एम डिनोटिंग 1m 1f जस्ट टू शो दैट द फर्स्ट क्रोमोसोम की मैटरनल कॉपी कौन सी है और फर्स्ट क्रोमोसोम की पैटर्नल कॉपी कौन सी है, ये कर रहे हैं हम। ठीक है, सो 1m 1f बेसिकली जस्ट वांट्स टू शो माय ओन क्रोमोसोम एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं हो रहा वहां पे। ठीक, नाउ अब अगर ये गैमीट मदर सेल है, इफ दिस इज गैमीट मदर सेल, मतलब सेल जो कि मदर है गैमीट की,
यानी अब ये गैमीट फॉर्म करने को रेडी है। तो सेल डिवीजन होने के पहले, अगर आपको सेल डिवीजन याद है, तो ये हुआ एम फेज। एम फेज के पहले G1 S G2 होता था। G1 इज गैप 1 जिसमें सेल अपना नॉर्मल काम करता है। अगर सेल ने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मुझे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले वो S फेज में जाएगा और डीएनए का डुप्लीकेशन करेगा, फिर सेल को प्रिपेयर करेगा और M फेज में डिवीजन कर लेगा। और इसी M फेज के आपने टाइप्स पढ़े थे, माइटोसिस और मियोसिस, यही किया था ना। अब ये मियोसिस करने वाला है, तो दिस पर्टिकुलर सेल इज गोइंग टू डू मियोसिस, बट एस फेज तो करना पड़ेगा ना बेटा। तो एस फेज करने के दौरान क्या हुआ, सेल ने अपनी कॉपी बना ली। सेल के डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली। सो 1M 1MC 1F 1FC, ठीक है। आप ऐसे मान लो, जो डार्क ग्रीन है वो 1M है, जो लाइट ग्रीन है वो 1MC है। अब मैंने यहाँ पे 1MC नहीं लिखा, बट क्लास में नॉर्मली मैं ऐसे लिखता हूँ, ईज होता है डिनोट करने में। सो 1M 1FC 1M 1MC 1F 1FC, X XC Y YC, Y और Y की कॉपी, X X की कॉपी। अब कॉपी होने के बाद उसको सेपरेट क्रोमोसोम क्यों नहीं कह सकते बेटा, बिकॉज दे आर स्टिल अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पे अभी भी अटैच्ड है, ठीक है। अब मेटाफेज 1 की बात करनी है, ठीक है। मेटाफेज 1 पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेंटर पे आएंगे। देखो 1M 1F MC 1F 1FC, X XC Y YC, दिस इज होमोलोगस पेयर। ये पूरा का पूरा जो है आपका होमोलोगस पेयर है। क्यों होमोलोगस पेयर है? अगर यहाँ पे इंसुलिन का जीन है तो यहाँ पे भी इंसुलिन का जीन होगा, यहाँ पे भी इंसुलिन का जीन होगा, यहाँ पे भी इंसुलिन का जीन होगा। यहाँ पे अगर ट्रिप्सिन का जीन है तो यहाँ भी ट्रिप्सिन का जीन होगा, यहाँ भी ट्रिप्सिन का जीन होगा, यहाँ भी ट्रिप्सिन का जीन होगा। ऊपर वाले ट्रिप्सिन के जीन्स मुझे मदर से मिले होंगे, नीचे वाले ट्रिप्सिन और इंसुलिन के जीन्स मुझे फादर से मिले होंगे, इसीलिए बोला होमोलोगस, ठीक। अब ये दोनों 1F 1FC सिस्टर क्रोमैटिड्स है, दे आर एग्जैक्ट कॉपीज। उनको सिस्टर भी नहीं कहना चाहिए, सिस्टर में भी डिफरेंसेस होते हैं, बट हियर दीज आर एग्जैक्ट कॉपीज। लेकिन 1MC एंड 1F और 1M एंड 1FC दे आर नॉन सिस्टर। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है। फादर का क्रोमोसोम और मदर के क्रोमोसोम में डिफरेंसेस हो सकते हैं। दे विल कोड फॉर द सेम जीन, बट सेम जीन सेम अलील हो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है मदर ने दिया हो बिहारी पालक पनीर, पापा ने दिया हो राजस्थानी पालक पनीर, बट देयर आर टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पालक पनीर। कूल। अब अभी तक सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। अब दो तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है? ओनली वन होमोलोगस पेयर फेल्स टू सेपरेट। सिर्फ एक होमोलोगस पेयर सेपरेट होने में फेल किया। मान लो सिर्फ XXC सेपरेट होने में फेल किया YYC से, या पूरा का पूरा सेट फेल कर गया सेपरेट करने में। अगर सिर्फ एक क्रोमोसोमल पेयर नॉन डिसजंक्शन में फेल हुआ, नॉन डिसजंक्शन किया, तो एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। अगर पूरे के पूरे सेट ने नॉन डिसजंक्शन किया तो बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो वही ये एनसीईआरटी मैप्ड आपको बता रही है दैट इट कुड बी दैट द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट, और इट कुड बी ओनली वन होमोलोगस पेयर फेल्स टू सेपरेट। अब देखो बेटा, यही इस बुक का एडवांटेज है। दिस इज एनसीईआरटी मैप्ड, ओके। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द बुक। जो ये वीडियो मेरे से ज़्यादा आपको अच्छा बताएगा, सो डू वॉच द वीडियो। इट्स अ शॉर्ट 30 seconds break that we are taking. Are you preparing for NEET or boards with too many books, long sentences, poor diagrams, and zero explanations? You need NCERT Map Biology. Complex sentences are now colorful flowcharts. All pointers are separated, outlined,
And diagrams are there that can help you see organs as they are. Your imagination just got an upgrade. Hand drawn to your need, some imagined by AI, some cotton camera. Include stories that help solve rote learning with connections that go beyond the NCRT. Order on shantasonasingh.com, Amazon, or Flipkart. So, the book is available on shantasonasingh.com and Amazon. Flipkart पे it's in the process of getting available. You can buy it singularly or you can buy it 11th और 12th को एक साथ. Best would be buy from my own website. मेरी वेबसाइट है तो सस्ती है, ऑफ कोर्स अमेजोन से थोड़ा महंगा मिलेगा, शायद 30 या 50 रुपीज़ का फ़र्क है. Do buy it from, I mean, wherever it's comfortable, and only buy if you need it. If you don't need it, don't buy. Don't waste money. सिर्फ ज़रूरत है तो खरीदो, नहीं ज़रूरत है तो चलो लेक्चर्स देखते रहो, काम हो जाएगा. ठीक है. नाउ द इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट, या सिर्फ अ सिंगल क्रोमोसोम फेल्स टू सेपरेट. अब अगर ऐसा हुआ तो मियोसिस 1 पे के एनाफेज में क्या होगा? एक सेल को दोनों सेट मिल गए, एक सेल को कुछ नहीं मिला. तो एक सेल हैज डबल द अमाउंट ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एक सेल हैज 0 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. सो मियोसिस 1 कंप्लीट्स, एक सेल को कुछ भी नहीं मिला, दूसरे सेल को डबल डबल कॉपी मिल गई. अब जिसको कुछ भी नहीं मिला, जाहिर सी बात है डीएनए नहीं है, तो सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी. जो दूसरा सेल है जिसके पास डबल डबल कॉपी है, वो सेल साइकिल में आगे बढ़ेगा. अब सेल साइकिल में आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा? मियोसिस 2 करेगा. अब मियोसिस 2 क्या होता है? सारे क्रोमोसोम्स सेंटर पर अरेंज हो जाते हैं. ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज एट द सेंटर. So the chromosomes including the extras will align at the center. अब देखो 1M 1MC है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1M 1MC 1F 1FC YYC XXC, राइट. सारे क्रोमोसोम सेंटर पर आ गए. होना क्या चाहिए था बेटा? होना चाहिए था पर होमोलोगस पेयर ओनली 1 क्रोमोसोम शुड हैव कम एट इक्वेटर. यानी या तो 1M 1MC आए या तो 1F 1FC आए, या तो XXC आए या तो YYC आए. बट हुआ क्या? 1M 1MC भी आ गया, 1F 1FC भी आ गया, XXC भी आ गया, YYC भी आ गया. अब मान के चल लेते हैं मियोसिस 2 का एनाफेज एकदम नॉर्मली हुआ. यानी मियोसिस 2 के एनाफेज में सारे क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए. तो 1M 1F XY 1MC YC XC 1FC इधर आ गए. सो अब हमें क्या दिख रहा है? 2 कॉपीज ऑफ द फर्स्ट क्रोमोसोम आ गए, जबकि होना कितना चाहिए था? सिर्फ एक कॉपी. 2 कॉपीज ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स हैव कम, होना कितना चाहिए था? ओनली 1 कॉपी. तो डबल हो गया ना, पूरा सेट डबल हो गया. दिस इज meiosis 2 complete होगा. Now each gamete has 2 copies of the first chromosome and 2 sex chromosomes. याद रखना, this was the meiosis in gamete mother cell, यानी अभी हमने gamete बनाया. gamete बनाते समय 2n should have become n. मेरे पास एक ही सेट होना चाहिए था, बट अब मेरे पास दो सेट हैं. x और y है, 1f और 1m है. अब अगर गैमीट है तो दूसरे गैमीट से भी मिलेगा ना. तो मान लो एक दूसरा नॉर्मल गैमीट और ये वाला गैमीट आके मिल गए. ठीक है. सो एक एबनॉर्मल गैमीट और एक नॉर्मल गैमीट आकर मिल गए. अब ऐसा होगा तो क्या होगा? नॉर्मली बोथ द गैमीट शुड हैव बीन nn. दोनों के मिलने के बाद n + n शुड हैव बिकम 2n. हुआ क्या? ये ऑलरेडी 2n था, गलती की वजह से ऊपर से एक और n आ गया तो हो जाएगा 3n, ट्रिप्लॉइड. तो पूरी की पूरी प्लॉइडी इंक्रीज हो गई. अग्रीड? सो एग्जैक्टली दैट हैपेंस. सो जब ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो एज अ रिजल्ट दे शुड हैव 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. जब 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे तब हम बोल देंगे कि ओके, दिस इज
एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइडी। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है बेटा, पीछे जाओ, दोबारा देखो और क्लियर करो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है और आई होप आप बना रहे थे, बनाओगे नहीं तो डिफिकल्टी होगी। अब हम एन्यूप्लॉइडी को इसमें कर सकते हैं, बट एन्यूप्लॉइडी को इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके एग्जाम्पल्स भी करने हैं और एग्जाम्पल्स थोड़े बड़े बड़े हैं, ठीक है? सो विल टेक दैट इन द अनदर वीडियो। कूल? सो सी यू सून, बाय बाय।